हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट सेशन में हमने इसका मेन कंटेंट किया कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और इनकी क्लासिफिकेशन की। जो क्लासिफिकेशन थी वो ऑफिशियल नहीं थी, वो हमने अपने एकेडमिक पर्पस के लिए की थी। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, कि गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया है। क्योंकि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। जिस स्टेट की मॉरल वैल्यू है, इसके बिहाइंड कोई भी लीगल सैंक्शन है वो इम्पोज नहीं किया गया है। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शंस बिहाइंड इट, इसको इम्पोज करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से सेक्शंस हैं वो इम्पोज किए गए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये क्या है, जस्ट हमारी स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब आपने पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये हो गए हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करना या ना करना, इसमें गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है। लेकिन हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। अगर वो इन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करती है, उनके पीछे कौन कौन सी सैंक्शंस हैं जो इसको रिस्पॉन्सिबल बनाती हैं कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सके। तो फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इटसेल्फ। हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑल्दो यही कहते हैं कि स्टेट की अपनी मर्जी है, इसको इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम इसका प्रेम्बल देखते हैं, प्रेम्बल क्या कहते हैं, हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को ये काम करने ही पड़ेंगे। नंबर 2, पब्लिक ओपिनियन। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं एंड हमारे डेमोक्रेसी में हर 5 इयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं और जो रेगुलर इलेक्शंस हैं, रेगुलर इलेक्शन में अगर नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट है वो पावर में आना चाहती है तो उसको पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है। पब्लिक सपोर्ट मीन्स पब्लिक वोट की ज़रूरत है। इसलिए वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे पब्लिक है उसके अगेंस्ट हो जाए। तो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक को अपने फेवर में करने के लिए वो क्या करती है, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती है ताकि वो भी एक वेलफेयर गवर्नमेंट है बन सके। नेक्स्ट इज यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इसकी यूटिलिटी है, इसकी इम्पोर्टेंस है। ऑल्दो इसको लीगली बाइंड नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, हमको लगता है अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसके बिना हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। जो हम पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की, जस्टिस की बातें करते हैं, तो वो बातें इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्रैक्टिकल बनाने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉर्मुलेट कर अच्छे से इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। नंबर 4, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत टाइम्स ऐसे अमेंडमेंट्स हुई हैं जिसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1st, 2nd, 4th, 25th, 44th। ये अमेंडमेंट्स क्या है, ये अमेंडमेंट्स में ये डिफाइन किया गया है, अगर आर्टिकल 39 B एंड C इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो किसको डिफाइन करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। इसके लिए अगर सरकार कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है जिससे वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेट ना हो, अगर इस टाइम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 14 है, 19 है, अगर इसकी कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने की कोशिश की गई है। मॉरल प्रिंसिपल्स, कभी कभी क्या होता है, लीगल प्रिंसिपल्स हैं जितना काम नहीं करते जितना मॉरल प्रिंसिपल्स करते हैं। ऑल्दो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, इसके लिए कोई भी लीगल फोर्स नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में जो मॉरल वैल्यूज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसी तरह मॉरल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने के लिए इसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं।
लास्ट इज एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, जो हमारी सरकार है लॉ बनाती है और एग्जेक्टिव है ऑर्डर इशू करती है जिससे पब्लिक वेलफेयर हो। तो ये ऑर्डर्स भी क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सैंक्शन का काम करते हैं। तो इस तरह कुछ सैंक्शंस हैं जिसके बिहाइंड हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जिस सैंक्शंस होगी तो इसको हम करते हैं जो हमारी देश की गवर्नमेंट है उनने कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कुछ एक्ट आए हैं, जिससे हमने रिफॉर्म किए हैं, जिससे हमने सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया है, हमने जस्टिस प्रोवाइड कराया है। एक्चुअल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की नेचर है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं, कुछ लॉस हैं, वो बनाए गए हैं जिससे हमको लगता है कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया है। जिनमें से सबसे पहले आता है ऑब्लिगेशन ऑफ जमींदारी एंड लैंड सीलिंग सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, जब 1947 में हम इंडिपेंडेंट होते हैं उस टाइम क्या था, टेनेंसी सिस्टम था, मीनिंग जमींदार होता था जिसके पास बहुत सारी जमीन होती थी और वो आगे बॉन्डेड लेबर से काम करवाता था, मीनिंग लेबर काम करती थी लेकिन उसके बदले उसको क्या देते थे, बहुत ही कम अनाज देते थे। तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए जमींदारी सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया गया। इसके लिए ये प्रोविजन की गई जो टेनेंट है, जो खुद लैंड को टील करेगा उसको ही लैंड है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। एंड लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट का मीनिंग है कि किसी के पास हजारों एकड़ लैंड नहीं हो सकती, मैक्सिमम एक मेंबर के पास कितनी लैंड हो सकती है, जैसे हम अपने घर की सीलिंग कहते हैं ना, वो मैक्सिमम लिमिट है, वैसे ही लैंड की मैक्सिमम लिमिट बता दी गई कि इससे ज़्यादा लैंड एक जमींदार अपने पास नहीं रख सकता है। तो लैंड सीलिंग एक्ट है वो इशू किया गया जिससे हम इकोनॉमिक इक्वेलिटी को क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 2, राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड लीगल राइट्स। पहले क्या था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ये हमारा फंडामेंटल राइट्स था, इसीलिए जब भी हम कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट को डेवलप करते थे फंडामेंटल राइट की वजह से हम प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसको अब लीगल राइट्स है वो बना दिया गया। जब ये लीगल राइट बन गया है उसके बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। नंबर 3, स्टेप्स टेकन फॉर लेबर वेलफेयर। लेबर के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, लॉस हैं वो बनाए गए हैं, जैसे मिनिमम वेजेस हैं वो डिफाइन की गई हैं कि एक इंडस्ट्री में एक लेबर की मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट उसको इतनी वेजेस तो मिलनी चाहिए कि उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। एंड एक वीक में मैक्सिमम वो कितने आवर्स हैं वो काम कर सकता है, इस तरह की प्रोविजंस की गई हैं। उसको रेस्ट का राइट है, जी भी प्रोविजन की गई है। सोशल सिक्योरिटी का राइट है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस है, ओल्ड एज है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी है वो दी गई है। वुमन को मटर्निटी लीव है वो दी जाती है, इसके अकॉर्डिंग रिलीफ भी दिया जाता है। मैन एंड वुमन को इक्वल वेजेस दी जाती हैं। तो इस तरह लेबर वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठाए गए हैं, उनको फ्रीडम दी गई है, इक्वालिटी दी गई है एंड इसके अलावा रिजर्वेशन दी गई है। रिजर्वेशन का मीनिंग है कि अगर किसी कॉलेज में एडमिशन है, मेडिकल कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज में, तो मिनिमम इतनी सीट्स इन वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। तो रिजर्वेशन है जॉब में दी गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ में दी गई है, तो कॉलेज में हर एक जगह में इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इसके अलावा लीगल एड दी जाती है जो बिल्कुल फ्री होती है। अगर मान लो इनके साथ कोई इनजस्ट होता है तो इनजस्ट होने की वजह से वो कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, लीगल एड की सर्विस दी गई है। तो इस तरह वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने
करने के लिए हमारे देश की सरकार ने बहुत ज़्यादा लॉ बनाए हैं। 5 ईयर्स प्लान, 5 ईयर प्लान जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा 5 ईयर प्लान 1951 में बनता है, 51 से लेकर 56 तक, जिसमें हम एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप करते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर डेवलपमेंट करते हैं। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डिफाइन किया गया है कि हम अपने सेक्टर को डेवलप करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, तो हमने 5 ईयर प्लान्स के थ्रू डेवलपमेंट की है। टोटल 12 5 ईयर्स प्लान थे जिसके थ्रू हमने डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी क्या है, मीनिंग जो वेल्थ है कुछ हाथों तक कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया गया है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनको नेशनलाइज किया गया है। जिस सरकार के बना दिए गए हैं, जब जिस सरकार के बना दिए गए हैं तो इससे वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होती है। तो जो हम सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो भी हमने किया है। नेक्स्ट इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया है कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे हैं इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये प्रोविजन भी सरकार ने लॉ बनाकर किया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर किया गया है। नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मीनिंग जो नशा है, वाइन्स है, तो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इनको यूज़ करने में प्रोहिबिशन लगाना, इसके ऊपर बैन लगाना, कंट्रोल करना। इसके लिए सरकार बहुत ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टैक्स रेट लगाती है, जिसको वुमेन है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। अगर इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन कम होगी, जी सेल कम होगी, इनकी कंजम्पशन कट होगी, तो इससे क्या होगा, पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होता है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। जो हमारा सपना था कि जो हम पावर्स हैं इसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या है, पंचायती सिस्टम है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। तो पॉलिटिकल पावर एक हाथ में नहीं है, हम सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, हम इसमें बिलीव करना चाहते हैं। तो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट है, इसके थ्रू हमने क्या किया है, रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया, इनमें जो विलेजेस सिस्टम है इनको हमने पावर्स दी हैं। विलेजेस सिस्टम रूरल एरिया के अंडर आते हैं एंड म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, काउंसिल्स हैं, इनको अभी पावर्स दी गई हैं। तो इससे सेल्फ रूल करने की पावर दी गई है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मैन एंड वुमेन इनमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया है, इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस हैं, इसकी प्रोविजन की गई है। एंड इसके अलावा अब जो राइट बना दिया गया है, फादर की प्रॉपर्टी पर भी डॉटर को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए। अगर कोई जॉब निकलती है उसमें भी वुमन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। और जो सोशल इवल्स हैं अगेंस्ट वुमन, इसको भी कंट्रोल करने की बहुत सारी प्रोविजंस की गई हैं, जैसे सती सिस्टम है, इसको खत्म किया जा रहा है, चाइल्ड मैरिज है, इसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। इस तरह सरकार बहुत सारी प्रोविजंस कर रही है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ताकि एक किसान है, किसान की अपनी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। तो इसके लिए सरकार है बहुत सारे लॉ बना रही है। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड ऑफ द एनिमल्स, जो एनिमल्स की ब्रीड है इसको इम्प्रूव करने के लिए सेपरेट कमीशन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया है। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक पावर है डिसेंट्रलाइज्ड होती है। हम एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है और इसमें जो छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, इनने स्टार्टिंग से ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म सिविल लॉ। अब हमारे जो लॉ है वो किसी रिलीजन के ऊपर बेस नहीं है, किसी कास्ट के साथ बेस नहीं है। ये लॉ किसके लिए है, फॉर ऑल इंडियंस, जितने भी इंडियंस हैं उन सब पर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंट होगा। जैसे आईपीसी है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, ये क्या है, यूनिवर्सल सिविल लॉस हैं। नेक्स्ट इज
सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव, जुडिशरी को क्या बनाया गया है, इंडिपेंडेंट बनाया गया है, इसलिए क्या है, एग्जेक्टिव अपना काम करती है, जुडिशरी अपना करती है। अगर एग्जेक्टिव कुछ भी गलत करती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं। जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की भी पावर है, जिससे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉ पास किए जाते हैं इनको वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, जो हमारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनकी प्रोटेक्शन करना स्टेट की ड्यूटी बनती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा लॉ बनाए गए हैं। जैसे हम ताजमहल की बात करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा फोर्ट्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन कौन कर रही है, हमारे देश की सरकार कर रही है। नेक्स्ट इज स्टेप्स टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, जो हमारा आर्टिकल 51 है वो ये कहते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करना चाहते हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर वॉर नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो हमारी पॉलिसी क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी क्या कहती है, हमारी पॉलिसी है नॉट द फर्स्ट यूज, पहले हम किसी भी छोटी कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। अगर वो हम पर अटैक करती है, अगर कोई कंट्री हम पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करेगी तभी हम न्यूक्लियर वेपन से उससे अटैक करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। हम इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन में पीस कीपिंग मिशन है, उसमें हमारे बहुत सारे पीस कीपर्स हैं, हमने उनको भेजा है। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में मनरेगा कहते हैं। मनरेगा के अंडर क्या होता है, एक वर्कर को 100 डेज के लिए जॉब मिलती ही मिलती है, तो 100 डेज का वर्क एक साल में मिल रहा है। अगर वो अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा है, किसी दिहाड़ी में काम कर रहा है, उसके अलावा अगर पीक सीजन नहीं है तो वो इन 100 डेज में वो कोई भी काम कर सकता है। अगर सरकार काम नहीं करवाती है तो उसको इसके लिए कंपनसेशन भी देती है। तो मनरेगा के थ्रू, अब कोरोना वायरस आया था कोविड-19 में, जब लॉकडाउन लग गया था तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जी ड्यूटी बना दी गई है बच्चों की कि वो अपने पेरेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनका वेलफेयर करेंगे, तो इसके लिए उनकी ड्यूटी है। अगर पहले क्या होता था, बच्चे पेरेंट्स से जो उनकी विल है विल पर सिग्नेचर करा लेते थे तो वो विल किसकी हो जाती थी, वो सभी प्रॉपर्टी बच्चों की हो जाती थी। लेकिन अब क्या लॉ बना दिया गया है, अगर पेरेंट्स चाहें वो अपनी प्रॉपर्टी वापस भी ले सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ उनको कहना है कि मैं अपने बच्चों से प्रॉपर्टी वापस ले रहा हूँ। इससे क्या होता है, ये लॉ बन चुका है जिससे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की जाती है, पेरेंट्स को सेल्फ डिग्निटी के साथ जीने का राइट है। और सीनियर सिटीजन जिनके बच्चे भी नहीं है, ओल्ड एज होम की प्रोविजन की गई है। एंड लास्ट वन इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, तो जो ये एक्ट है इसके अकॉर्डिंग कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए हर एक पर्सन को जो बहुत ही ज़्यादा पोर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको 1, 2, 3 रुपीज़ पर क्या दिया जा रहा है, राइस दी जा रही है, पल्सेस दिए जा रहे हैं, सीरियल्स दी जा रही है, कम से कम इनसे उनकी बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकें। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो पास कर दिया गया है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी इसी पर्पस के लिए काम करते हैं। तो ये सब जो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ये पॉलिसीज हमको क्या डिफाइन करती है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है जिसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, हम इसको लॉ के थ्रू हम कोई ना कोई प्रोविजन करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने इस सेशन में इसके इम्प्लीमेंटेशन की एंड सैंक्शंस किए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम पर इम्पोज नहीं करता है तो सरकार है फिर भी इनको इम्प्लीमेंट करती है। तो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड इसके अलावा जो क्रिटिक है उनका क्या व्यू है, क्रिटिसिज्म भी करेंगे। होप से कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।